अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी। हम अपना आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखें, ज़रा आप देखिएगा कि 1, 2 और 3 चैप्टर, इसमें से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स आते हैं। यानी 3 चैप्टर कर लें, रट्टा लगा लें, उसमें से क्वेश्चन कर लें और 10 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाते हैं। इसी तरह से जो चैप्टर है हमारा रिटर्न्स वाला, प्लस हमारा चैप्टर है जो है रिकॉर्ड एंड ऑडिट वाला, प्लस हमारा जो आज पढ़ेंगे असेसमेंट वाला, इसी में अपील को भी ऐड कर लें। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन इनकी भी वेटेज ऑलमोस्ट 10 मार्क्स की है। तो हमने रिटर्न्स ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, रिकॉर्ड ऑडिट पढ़ लिया, इसमें थोड़ा सा टॉपिक को 1-2 रहता है वो हम करवा लेंगे। आज का हमारा जो एजेंडा है वो असेसमेंट है, उसके बाद हम अपील पढ़ेंगे। लें जी, हमें इस बात की समझ आ गई है। अब हम देखते हैं असेसमेंट क्या है। भाई, आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ रिटर्न वाले चैप्टर में लिखी हुई है ये वाली बात कि आप अपनी क्या फाइल करते हैं, ये रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ आए। ठीक है, अच्छा, तो अब इससे अगली बात सुनिएगा। ठीक है, वो जनाब आपने अपने रिटर्न जो फाइल कर ली। अब इससे आगे मराहिल और है। ठीक है, अच्छा, रिटर्न जो फाइल कर ली तो रिकॉर्ड कितनी देर तक रखना है वो भी हमने पढ़ लिया। अब ये रिटर्न्स जैसे ही आप फाइल करते हैं, इससे अगला मरहला पढ़ने लगे हम। क्या आपकी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई भाई, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, उसमें अरिथमेटिक एरर भी हो सकती है, उसमें ये भी तो हो सकता है कि आपने गलत क्लेम किया हो। आपकी इनकम थी बिजनेस की, आपने एग्रीकल्चर इनकम बता दी। आपकी आपका 25% टीचर का टैक्स क्रेडिट बनता था, आपने 50% ले लिया, एंड सो ऑन। आपकी कोई एग्जम्पशन बनती नहीं थी, आपने ले ली। आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस खत्म हो गए, आप फिर भी उसको ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो देखेंगे। ठीक है, जैसे ही आप रिटर्न करते हैं फाइल, फौरन ही एक मैसेज आ जाता है, एक ऑर्डर आ जाता है। आपको पता है ना, एक नोटिस होता है। ठीक है, नोटिस आता है, आप उसका रिप्लाई करते हो। फिर शो काज नोटिस आता है, जो उसमें गलतियां नजर आती हैं उसमें लिखी होती है, भाई हमारे मुताबिक तो ये गलतियां आपकी बन रही हैं, आप इसका रिप्लाई करें। आप शो काज का रिप्लाई करते हो तो उसके बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। आज इनकी तो हम तरतीब भी पढ़ेंगे। तो ये नोटिस, शो काज और एक होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आ जाता है फौरन ही, कितने का, कि जनाब हमने आपकी असेसमेंट को सही मान लिया है अनटिल फर्दर। अगर इसमें कोई गलती ना हुई, अभी हम इसको सेल्फ असेसमेंट, आप जो करते हैं अपनी असेसमेंट, मेरी इनकम इतनी, मेरे एक्सपेंस इतने, मेरी जनाब टैक्स पेबल इतना, मेरी टोटल इनकम इतनी, मेरी टैक्स पेबल इनकम, इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। और वो जो नोटिस आता है वो कहते हैं हमने इसको एज्यूम्ड कर लिया, ठीक है अभी, तो इसको कहते हैं एज्यूम्ड असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट और एज्यूम्ड असेसमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपको ये जो भिजवा दिया है कि एक ऑर्डर कि जनाब ये सेल्फ असेसमेंट आपकी एज्यूम्ड असेसमेंट बन गई है, हमने ठीक मान लिया, ये हमेशा चलेगा। आपका सेक्शन 177 का ऑडिट हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑडिट। ऑडिट क्या है, हमें लगता है आपकी इनकम ठीक नहीं है, हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट दें, अपने वाउचर दें, अपने लेजर दें, अपने ट्रायल बैलेंस दें, अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दें, इनवाइसेस दें, सेल ऑर्डर दें, परचेज ऑर्डर दें, सेल रिटर्न दें, से क्रेडिट नोट दें, डेबिट नोट दें, ये सारा कुछ, ये ऑडिट। ठीक हो गया, तो ये आपका ऑडिट हो सकता है। ठीक है, अब ऑडिट का जरा सुन लीजिएगा वो कैसे होता है। ऑडिट का सेक्शन समझ आ गया। अच्छा, रिटर्न का तो आपको पता है ना, सेक्शन 114, 114। ठीक हो गया। अच्छा, ऑडिट का आता है जनाब, अभी हमने किया था नोटिस, आप उसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, ले जी, आप उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर वो उसको लगता है ठीक है, वरना अगर उसमें कोई गलतियां देखेगा तो वो क्या भेजेगा, शो काज नोटिस। शो काज नोटिस का भी रिप्लाई करेंगे, अगर उसको ठीक लगता है ठीक, नहीं तो वो क्या पास कर देगा, ऑर्डर। ये जो ऑर्डर पास करेगा,
ठीक है, यानी आपकी जब रिटर्न फाइल करेंगे उसको वो ठीक मान लेगा, ओके, अनटिल मैं इसकी स्क्रूटनी करता। अगर स्क्रूटनी करता है, उसको कोई मसाइल नजर आते हैं, ठीक है, तो आपका क्या खुल जाएगा, ऑडिट। ऑडिट में क्या होता है, नोटिस भेजता है, आपसे रिकॉर्ड मंगवाता है, रिप्लाई देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं। अगर उसको कोई मसाइल नजर आते हैं, वो शो काज भेजता है। शो काज के बाद वो ऑर्डर भेजता है। ऑर्डर में क्या लिखा होगा, भाई आपने बताया था आपकी 100 रुपए इनकम है, हमारे मुताबिक वो 120 है। आपने 100 रुपए पे टैक्स जमा कराया 30 रुपए, हमारे मुताबिक आपको कराना था ये 40। आपने 30 जमा करा दिया, 10 रुपए और जमा कराए, ये ऑर्डर होगा। ऑर्डर की समझ आ गई, ठीक है। अब आपने अपनी असेसमेंट जो की थी वो चेंज हो गई, इसको कहते हैं अमेंडेड असेसमेंट। अमेंडेड असेसमेंट की समझ आ गई। वो असेसमेंट जो अज्यूम्ड नहीं है, अज्यूम जब रिटर्न फाइल करते हैं, अज्यूम असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट दोनों वर्ड यूज करते हैं। अब वो उसने अमेंडमेंट कर ली, तो अमेंडेड असेसमेंट। अमेंडमेंट क्या है, भाई आपने 100 रुपया अपनी इनकम कही थी, हमारे मुताबिक वो 120 बनती है। उसके मुताबिक टैक्स आपने 30 रुपए कहा था, हमारे मुताबिक 40 बनता है। 30 तो ऑलरेडी जमा करा चुके हैं, 10 मजीद जमा कराएं, अमेंडेड असेसमेंट। फिर उनको कोई गलती मिल गई, तो फिर नोटिस भेजा उसी साल का, इसको कहते हैं फर्दर अमेंडमेंट। क्या बेटा, फर्दर अमेंडमेंट, ठीक है, ठीक है, यस अमेंडेड। यानी जो, अब जरा सुनिएगा, वर्ड सुनिएगा, जो सेल्फ असेसमेंट होती है, अज्यूम्ड असेसमेंट, उसको अमेंड किया जा सकता है, और अमेंडेड असेसमेंट को फर्दर अमेंड भी किया जा सकता है। कंसेप्ट समझ आ गया, ओके। अब जरा ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा, सम टाइम, अभी ये कंसेप्ट आया है, आपने रिटर्न फाइल की, उसने आपको अज्यूम्ड असेसमेंट का ऑर्डर नहीं भेजना, उसने इसको चेक करना है कितने तक, 6 महीने तक। कहीं इसमें कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, आप जो जमा 2 3 तो नहीं लिख रहे, 4 ही लिख रहे, इसमें कोई आपने गलत क्लेम तो नहीं लिया हुआ, आपने कोई टैक्स क्रेडिट ज्यादा तो नहीं लिया हुआ, डिडक्शन ज्यादा तो नहीं ली हुई, इनकम कम तो नहीं की हुई। अगर उसको ओके आ जाता है, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, वो कहता है ओके है, 6 महीने बाद आपकी वो जो है एज्यूम्ड असेसमेंट बनेगी। लेकिन ये इतना भी चल नहीं रहा, अभी भी वही कंसेप्ट चल रहा है, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं एज्यूम्ड असेसमेंट हो जाए। ये कंसेप्ट समझ आ गया। ले जी, उसने आपको नोटिस भेजा, कौन से वाला, एक नोटिस ये भी हो सकता है 177। 177 ये ना पूछना ये क्या बला है, ऑडिट, उसने कहा रिकॉर्ड जमा कराओ, आप नहीं करवा रहे। या उसने 114 का नोटिस भेजा, आपने रिटर्न फाइल करे, वो है ना 30 दिन के अंदर अंदर पड़ा होगा, रिटर्न में जाएं जरा, 30 दिन के अंदर 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 अपने रिटर्न फाइल करें, आप नहीं कर रहे। उसने कहा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, आप नहीं कर रहे। उसने कहा अपने बाहर वाली जो इनकम है, पढ़ा था ना, ठीक है, 116, 116 ए, 114, वो वाली आप नहीं कर रहे, ठीक है, और उसको कोई डाटा नहीं दे रहे, तो फिर जो डाटा उसके पास अवेलेबल है उसकी बेस पे बेस्ट जजमेंट करके वो क्या कर लेगा, कोई जो उसके पास डाटा मौजूद है, से उसके पास 100 रुपए की सेल मौजूद है बाटा की, बाटा की 100 रुपए की सेल पता चल गया। अब वो बाटा से कह रहा है भाई अपने एक्सपेंस बताएं, वो नहीं बता रहे। उन्हें कह रहा है भाई अपने बिल बताएं बिजली के कितने हैं, नहीं बता रहे। तो उसके पास सर्विस का डाटा मौजूद है, तो भाई जितना तकरीबन एक्सपेंस बाटा का होगा उतना सर्विस का, से सर्विस का 100 रुपए से 70% होता है, तो कहेगा 30% आपका भी प्रॉफिट है, बाटा वालों से कहेगा जितना किसका होता है, सर्विस का। ऐसी सूरत में जब उसके पास जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो उसके मुताबिक कमेंट करे, तो उसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो अब 3 असेसमेंट हमें पता चल गई, एक अज्यूम्ड या सेल्फ असेसमेंट, दूसरा अमेंडेड असेसमेंट, और उसी में फर्दर असेसमेंट, और ये वो, और तीसरा पता चला बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तीनों क्लियर है जी? क्लियर है तो आगे चलते हैं। जब ये कमिश्नर है, इसके नीचे कुछ और ऑफिसर होते हैं,
जैसे डिप्टी कमिश्नर, जैसे एडिशनल कमिश्नर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर चीफ कमिश्नर होता है और फिर कमिश्नर होता है, ज्यादातर काम कमिश्नर ही करता है। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। इनकी फिर और जो है कुछ ऑडिटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, कमिश्नर चाहे तो अपने इन ऑफिसर्स के काम को रिव्यू और रिवाइज कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो कमिश्नर के ऑफिसर के इनकी बात समझ आ गई। हम फर्दर अभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने कहा आपको पहले मैं प्रोसीजर समझा दूं। अब आगे चलते हैं। आपको ऑडिट का नोटिस आया, रिप्लाई, शो कॉज, रिप्लाई, ऑर्डर। आप ऑर्डर से मुतमिन हैं, पैसे जमा करा दें। आप ऑर्डर से मुतमिन नहीं हैं, ठीक है, तो आप अपील में चले जाएं। अपील के डिफरेंट होते हैं। नंबर 1, एक कहते हैं कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील। दूसरा होता है एपलेट ट्राइब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू। तीसरा, ठीक है, इसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इधर दरमियान में कहीं एक होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो भी हो जाता है, ठीक है, कि एक अलग से कमेटी बन जाती है, वो आपकी क्या करती है, ठीक है, एक कमेटी बन जाती है और वो सम टाइम आपको देख रही होती है। तो कमिश्नर अपील, अच्छा ये जैसे मैं बोलता हूँ आप अपने पास लिख लिया, लिखा ही आपको कुछ नहीं समझ नहीं। एपलेट ट्राइब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एप जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, ये सारे अपील वाले फोरम हैं। जब इधर केस चल रहा हो, इधर केस चल रहा हो, यानी आपके पास ऑर्डर आया, आप केस यहाँ पे ले गए, तो वो ऑर्डर में जितने पैसे लिखे हुए थे 30 रुपए, वो आपसे रिकवर नहीं कर सकता। आप कहते हैं जनाब मैं तो अपील में चला गया हूँ, तो अपील का प्रोसेस आगे देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपील क्या होती है। क्लियर हो गया? अगर अब इससे एक और पूछ लें, अगर ये कमिश्नर अपील इस कमिश्नर को कहता है भाई ऑर्डर तुमने गलत पास किया, इसको ठीक कर, या ये कमिश्नर अपने किसी सबऑर्डिनेट को कहता है कि ये ऑर्डर ठीक करो, तो इसको कहते हैं रिमांड बैक, अक्सर वर्ड यूज करते हैं। और अगर ये कमिश्नर कहे, मतलब वो कहे कि ये इनकम ये इनकम ये इनकम सारी ठीक है, ये वाली इनकम गलत है, तो उसको कहते हैं भाई इसको ऑर्डर को ठीक करो, रिमांड बैक किया, ऑर्डर को ठीक करके भेजो। लेकिन अगर रिमांड बैक हो और वो कहे सारे का सारा तुम्हारा ऑर्डर ही गलत है, शुरू से प्रोसीडिंग करो, तो उसको कहते हैं डिनोवो प्रोसीडिंग। ये वाली बात समझ आए? अगर कमिश्नर को, कमिश्नर अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये अपनी एपलेट अथॉरिटीज आगे जो है, ये कहें ऑर्डर में से कोई गलती है इसको ठीक करो, ये भी कह सकते हैं रिमांड बैक करके। ये भी कह सकते हैं कि भाईजान तुमने ये क्या किया, बेड़ेगर्क किया हुआ है, सारी प्रोसीडिंग दोबारा से करो, उसको ऑडिट का नोटिस भेजो, तुम्हें रिप्लाई आएगा, शो कॉज आएगा, फिर ऑर्डर पास करो, तो इसको कहते हैं डिनोवो प्रोसीडिंग। ये सारी बात समझ आ गई? चले लें जी, अब इसमें से कुछ बातें आपको नई लगेंगी और कुछ बातें मैंने आपको बता दी। लें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता चल गया असेसमेंट और अपील क्या बला होती है और हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहला पहला कौन से वाला है? असेसमेंट्स के बारे में कुछ बताएगा। नॉर्मल असेसमेंट, ठीक है, और जब आप खुद करते हैं तो कौन से वाले को? सेल्फ असेसमेंट, अज्यूम्ड असेसमेंट, ठीक है, ये जी, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर कौन से वाला है, ठीक है, अगर उसमें कुछ कमी पेशी थी, मतलब आपने पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया, तो फिर क्या, कौन से जो है ऑप्शन अवेलेबल है कमिश्नर के पास, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ये देखिए अरिथमेटिकल एरर लिखी हुई है, इनकम्प्लीट क्लेम क्या भला होता है, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर आएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। पता चल गया ना, जब उसके पास कोई पूरा रिकॉर्ड ना हो, आप रिकॉर्ड ना दे, ठीक है, 114 सेक्शन वाला, 177 सेक्शन वाला, ठीक है, या इसी तरह से जो है
और उसने कोई 117 सेक्शन वाला, ये हम पीछे पढ़े 177, तो आप उसको ना दें तो वो फिर कोई ऑर्डर पास करेगा और उसको क्या कहेंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसी तरह से आगे चलते हैं, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, फर्दर अमेंडमेंट, ये सारे वर्ड यूज होंगे। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। कितने साल तक अमेंडमेंट की जा सकती है आपको पता है, 5-6 साल, वो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं, ठीक है। तो जनाब, ठीक है, इसी तरह से कमिश्नर क्या रिवीजन कर सकता है अपने सब ऑर्डिनेट की, ठीक है, यस कर सकता है। इसी तरह से जो है क्या चीफ कमिश्नर कर सकता है, जी चीफ कमिश्नर कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से कोई कमेटी वाला मसला होता है, ठीक है। ले जी, ये हमारा टोटल है, ठीक है, जो आज हमने पढ़ना है। ले जी हम स्टार्ट करते हैं। बेटा इंतहाई टेक्निकल है, आपने दिमाग अपने खोल के बैठने, मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको समझ आएगी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न, आप पूरे की पूरी रिटर्न फाइल करते हो बाय द टैक्स पेयर, और इसको नॉर्मल असेसमेंट भी कहते हैं, आपने कर दी। इफ द टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड, उसने पहली रिटर्न फाइल की। इफ द टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम, अच्छा इसको ना आपने उर्दू में लिखना है जो मैंने बोलना है। फिर अदर देन कौन से वाली, रिवाइज नहीं, पहली दफा रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इट विल बी कंसीडर दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट, ऐसा समझा जाएगा कमिश्नर ने असेसमेंट की है, हालांकि कार अपनी वो खुद रहा, ऑफ द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स ड्यू देयरिन, and return shall be considered and assessment order issued by commissioner on the day return was furnished, जैसे ही उसने रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है, तो ऐसा समझा जाएगा कमिश्नर ने किया है। 120 का ऑर्डर, नहीं जी, सेक्शन 120 का, when the return of file is treated to be completed, a return shall be considered as complete if it is full for the condition mentioned in 2 subsection 114 प्रेस्क्राइब्ड, आपने पढ़ा होगा कौन से वाला चैप्टर, रिटर्न्स, फौरन निकालें और उसमें 114 सेक्शन का सब सेक्शन 2 पढ़ें फौरन, जिसमें वो कहता है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में हो, उसके साथ पेमेंट लगी हुई हो, उसके साथ वेल स्टेटमेंट हो, उसमें सारे पर्टिकुलर्स हों, उसमें सारे के सारे ऑडिट अकाउंट्स अगर जरूरत है वो लगे हों, वगैरह वगैरह। बात समझ आ गई जी? समझ आ, चले, अगर वो सारे पर्टिकुलर्स पूरे हैं 114 सेक्शन के, तो जनाब कंप्लीट समझी जाएगी, और ऐसा समझा जाएगा कि जनाब ये कमिश्नर ने असेसमेंट की है, अज्यूम्ड असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट समझा जाएगा। समझ आ गई हमें? आगे चलते हैं। वो कहते हैं लेकिन ये ऊपर जो सब सेक्शन 1 है, कमिश्नर में सिलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट, ये नहीं है, ठीक है, कि 170 का अब चूंकि आपने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने कहा अज्यूम्ड असेसमेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऑडिट का नोटिस नहीं आएगा, आ सकता है। चलें आगे चलते हैं। फिर वो कहता है ए रिटर्न अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ 14 shall be processed through automation system, जैसे रिटर्न फाइल करेंगे वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजरेगी, टू अराइव एट द करेक्ट अमाउंट ऑफ दैट, वो देखेंगे आपकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स जो आप पे कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। हो सकता है उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर हो, नीचे पढ़ लेते हैं अरिथमेटिकल एरर को क्या भला है। अरिथमेटिकल एरर इंक्लूड्स एनी रॉन्ग और इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, जैसे जनाब 100 रुपये आपने इनकम नाम की, कंपनी का टैक्स था 29%, तो आपने टैक्स निकाला 28 रुपए, नहीं भाई 29 आना चाहिए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, मिनिमम फाइनल की भी गलती हो सकती है, नॉर्मल टैक्स की भी गलती हो सकती है, ये होती है अरिथमेटिकल एरर। ऊपर चलते हैं। नहीं जी, अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है उसमें, ठीक है, उसने कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं किया, जरा देखते हैं नीचे जाके। हाँ, इनकरेक्ट क्लेम जो रिटर्न में हो, इज द क्लेम, आप चाह रही हैं कोई फायदा इन द रिटर्न विच इज एन आइटम ऑफ इनकंसिस्टेंट विद एन अदर एंट्री ऑफ द सेम आइटम। एक जगह पे आप लिखते हैं मेरा एक्सपेंस है 100 रुपए और नोट्स में, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखते हैं 110 रुपए, ये क्लेम ठीक नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। समझ आ गई? आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या जनाब, हम पढ़ रहे हैं इनकरेक्ट क्लेम। ऊपर अगर इनकरेक्ट क्लेम है, फिर कौन से वाला, दैट द टैक्स पेमेंट इज नॉट वेरीफाइड फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम, आप कहते हैं मैंने पेमेंट की है
लेकिन कोई बैंक नहीं दिखा रहा, कोई पेमेंट नहीं है ये एफबीआर को इसकी, ये भी इनकरेक्ट क्लेम है। दैट द डिडक्शन एक्सीड द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट, जैसे वो कहता है कि जनाब जो आपकी डिडक्शन है, ठीक है, वो जो है 100 रुपए की चीज है तो यूजुअली खर्चा 90 रुपए होता है, आपने 110 का खर्चा कर दिया, भाई इतनी डिडक्शन कहाँ अलाउड है? एक सिंपल बात कर, ये आपका क्लेम करेक्ट नहीं है। तो क्लेम करेक्ट नहीं है से मुराद क्या है? आप जो है एक आइटम दो जगह पे इनकंसिस्टेंट आ रहा है, इनकंसिस्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर कौन से वाला जो है टैक्स पेमेंट जो है नॉट वेरीफाइड, आपने पेमेंट किया लेकिन उनको नहीं मिली, जैसे आप किसी को जायज कैश से पेमेंट भेजे, उसको स्क्रीनशॉट भेजे, वो कहीं मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं है, ये वो वाली बात है। फिर कौन से वाला, आप कुछ स्टैट्यूटरी लिमिट होती है किसकी, टैक्स सॉरी डिडक्शन की, उससे बढ़ रहा है। जैसे उसने कहा है कि अगर आप रिटर्न सॉरी आप टैक्स जो है अगर आप टैक्स डिडक्ट नहीं करते तो आपकी जो है क्लेम नहीं माना जाएगा। आपने टैक्स भी डिडक्ट नहीं किया फिर भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। 20% तक डिसअलाउ हो सकता है, कौन से वाला, कॉस्ट ऑफ सेल मटेरियल वगैरह, और आप उसको क्लेम को डिफरेंट तरह से कर रहे हैं, तो ये वाली सारी बात है। खैर वापस चलती है, लेकिन जी आपके सिस्टम से गुजारेंगे और देखेंगे कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई जो है इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं है, इसी तरह से आपने कोई कोई लॉस डिडक्टिबल अलाउंस या टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है और वो आपका बनता ही नहीं था, शर्तें पूरी नहीं कर रहे थे, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे टैक्स क्रेडिट हैं, आप ये करेंगे, जैसे आपने 100% टैक्स क्रेडिट लिया है तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न या विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होनी, वो नहीं की लेकिन 100% क्रेडिट ले लिया। आप 25% आपका क्रेडिट है लेकिन आप एलिजिबल इन्वेस्टमेंट तो की हुई है लेकिन आप एलिजिबल पर्सन नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर वो देखेगा डिस अलाउंस ऑफ एरी कैरी फॉरवर्ड लॉस, आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस आपने 7वें साल ले लिया, क्यों ले लिया भाई? तो ये सारी चीजें देखेगा। कौन सी चीजें? नंबर 1 अरिथमेटिकल एरर, नंबर 2 इनकरेक्ट क्लेम, नंबर 3 जो है आपको डिडक्टेबल अलाउंस टैक्स क्रेडिट वगैरह डिसअलाउ तो नहीं होता, या आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस डिसअलाउ, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातों की एडजस्टमेंट करेगा वो, ठीक है, ओके। एडजस्टमेंट मतलब आपने गलत क्लेम किया हुआ है तो उसको ऐड बैक कर देगा। एडजस्टमेंट शैल बी मेड आफ्टर इशूइंग कौन से वाली, सिस्टम जनरेटेड नोटिस टू द टैक्सपेयर, टैक्सपेयर को नोटिस जाएगा। द रिस्पॉन्स ऑफ द टैक्सपेयर शैल बी कंसीडर्ड बिफोर एडजस्टमेंट, ये ऐसे क्लेम को ऐड बैक नहीं कर दी जाएगा बल्कि उसका रिस्पॉन्स देखा जाएगा, वो क्या कहता है। इन केस नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड विद इन 30 डेज एडजस्टमेंट मेड कर दी जाएगी। इफ नो एडजस्टमेंट इज मेड विद इन द 6 मंथ ऑफ फाइल, आपने रिटर्न फाइल कर ली 6 महीने तक उन्होंने कोई अरिथमेटिकल एरर वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया, द अमाउंट इन द रिटर्न जो भी उसने डिक्लेयर किए शैल बी अज्यूम टू बी एडजस्टेड एंड टैक्स पेयर शैल बी इन्फॉर्म ऑटोमेटिकली थ्रू कौन से वाला, आरएस। आरएस सिस्टम से उसको 6 महीने तक अगर कोई गलती नहीं ढूंढ सके तो उसको आरएस के थ्रू बता देंगे। नीचे लिखा हुआ अभी तक ये सिस्टम चला नहीं, लिहाजा जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं उसको अज्यूम्ड मान लिया जाता है। तो ये प्रैक्टिकली तो ये नहीं आया बट थ्योरेटिकली 2A एग्जिस्ट करता है। 2A क्या है? जल्दी से भाई, आपकी वो अरिथमेटिकल एरर, कोई आपका इनकरेक्ट क्लेम, आपकी कोई डिडक्शन जो आपने गलत क्लेम की हुई है, ये सारी चीजें देखेगा और आपको नोटिस भेजेगा। 30 दिन के अंदर आप रिप्लाई कर देंगे ठीक, वरना 30 दिन में वो आपका वो क्लेम गलत जो उसके मुताबिक था वो उसको ऐड बैक कर देगा इनकम में या टैक्स लायबिलिटी बढ़ा देगा। अगर वो 6 महीने तक ये सारा कुछ नहीं करता तो ऐसा समझा जाएगा आपके रिटर्न ओके है, एज्यूम्ड असेसमेंट। लेकिन ये थ्योरेटिकली तो आ गया ये सेक्शन, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रहा है। आज भी आप जैसे रिटर्न फाइल करते हैं आपको 120 का अज्यूम्ड असेसमेंट का ऑर्डर आ जाता है। ले जी आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आपकी रिटर्न कंप्लीट नहीं है, कैसे? उसमें आपने जो है कोई अकाउंट्स नहीं लगाए, ठीक है, जो है रिटर्न में जहां जहां पे फिगर पुट करनी थी वो नहीं की, कोई भी गलती है, power available to the commissioner in case taxpayer has filed an incomplete return of income। नहीं जी, आपने 2018 की रिटर्न फाइल की, 30/6/2018 को ईयर एंड हुआ, तो आपने 30/9/2018 टैक्स ईयर 2019 में आपने कोई वसीम बंदा था उसने रिटर्न फाइल कर ली, ठीक है। अब ये टैक्स ईयर 2019 कब खत्म होगा? 30/6/2019। इससे
आगे 180 दिन होते हैं 27 दिसंबर 2019 को। ले जी, इस दिन तक कमिश्नर आपको नोटिस इशू कर सकता है, भाईजान आपके रिटर्न में फला फला कमी है वो कभी पूरी करें। जैसे आपने ऑडिट नहीं लगाए हुए, आपके अकाउंट्स तो अटैच हैं पर इस पे ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन नहीं है, आपने वेल्थ स्टेटमेंट लगाई है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं लगाई, जो भी मसला है तो जरा सुने। जिस ईयर में रिटर्न फाइल करेंगे, 18 की कब फाइल हुई, 19 में, कब खत्म होगा, उस साल के एंड से 180 दिन के अंदर अंदर ये नोटिस आ सकता है। ये टेक्निकल पॉइंट है, पूछा जा सकता है। जरा पढ़ें। इफ द रिटर्न इज इनकम्प्लीट, कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस टू द टैक्स पेयर इन्फॉर्मिंग कौन से वाली, डेफिशिएंसी, लेकिन ये डेफिशिएंसी कौन से वाली ना हो, अदर देन इनकरेक्ट टैक्स और टैक्सेबल इनकम और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये डेफिशिएंसी ना हो, बस आपने कोई नोटिस नहीं लगाया साथ, आपने ऑडिटेड अकाउंट साथ नहीं लगाया, ये डेफिशिएंसी की बात हो रही है। एंड विल ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स, ठीक है, कोई गलती बड़ी नहीं है, बस कोई जो है वो क्या है जनाब, वो क्या है, इनकम्प्लीट है। टाइम लिमिटेशन जो बता रहा है वो ये बता रहा है, द अबव नोटिस शैल बी इशूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न्स वर फर्निश्ड। ले जी, कुल मिला के बात करते हैं। अगर आपके रिटर्न इनकम्प्लीट है, ये नहीं आपने इनकम का जो है कोई जो है टैक्सेबल इनकम जो है वो कम की हुई है या टैक्स पेमेंट शॉर्ट की हुई है, आप बता रहे हैं 10 लाख रुपया, पेमेंट 8 लाख की है, नहीं नहीं, इस सूरत में नहीं, ये तो जुर्म है, ठीक है। आपने कोई ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं लगाए, कोई इस तरह की गलती छोटी मोटी, तो इस सूरत में ठीक है, तो क्या करना है आपने, ठीक है, आपको कमिश्नर जिस साल आप रिटर्न फाइल करें, जिस साल की, ठीक है, जो है 2018 की रिटर्न फाइल की कब, 19 में, 19 खत्म कब होगा, 30/6/2019 को, उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस आ सकता है। अगर आ गया तो ठीक है, वरना आपकी इनकम्प्लीट रिटर्न भी कंप्लीट समझी जाएगी। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसी से मिलता जुलता। ले जी, आगे चलते हैं। ये वाला पोर्शन हमने कर लिया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रिटर्न। जी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिटर्न इफ द टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लीट विद द, वो जो 180 दिन के अंदर अंदर नोटिस आया, ठीक है, इफ द डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस रिटर्न विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड। अगर आपने इसका नोटिस रिप्लाई कर दिया, उसने कहा ऑडिट अकाउंट्स लगाओ, आपने लगा दिया, ओके, और अगर आपने नहीं लगाए तो भाई जैसे ही वो नोटिस का टाइम पीरियड पूरा हो गया, आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट समझी जाएगी, ऐसा समझेगा आपने रिटर्न सबमिट ही नहीं की। स्टेटस ऑफ द रिटर्न इफ द टैक्स पेयर डज कंप्लाई विद द नोटिस, तो ऐसा समझा जाएगा जैसे जिस दिन कब रिटर्न फाइल की थी, ठीक है, 30/9/2018 को, ऐसा समझा जाएगा, उसी दिन ये कंप्लीट है। तो ये जो नोटिस आएगा 180 दिन, इसकी अगर कंप्लायंस कर दे, ऐसा समझा जाएगा 30/9/2018 को ही आपने रिटर्न सही फाइल कर दी, और अगर इसकी कंप्लायंस ना करें, ऐसा समझा जाएगा आपने रिटर्न फाइल की ही नहीं। कुल टक हो गया। नहीं जी, ये हमारा सेक्शन बड़ा बेहतरीन हो गया। सेक्शन को इकट्ठा करते हैं। भाई आप जैसे रिटर्न फाइल करेंगे, हम सेक्शन 20 को 120 को जल्दी से जो है वो समराइज करते हैं। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे, वो कह देंगे ओके है, पर इसका ये मतलब नहीं आपको ऑडिट नहीं आएगा। नया सेक्शन 2A आ गया, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम 6 महीने तक देखेंगे, उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर ये वो तो नहीं है। उसके बाद जनाब आपने अगर जो है अगर अरिथमेटिकल एरर उनको नज़र आ रही है, तो वो आपको नोटिस भेजेंगे, आप उसका रिप्लाई करोगे 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो वो आपकी वो एडजस्टमेंट कर देंगे। लेकिन अगर 6 महीने तक वो नोटिस ही नहीं भेजते, कोई गलती नहीं निकालते, तो आपकी रिटर्न कंप्लीट समझी जाएगी। प्रैक्टिकली ये नहीं आया, लिहाजा आज भी अमेंडेड सॉरी सेल्फ असेसमेंट वाला, अज्यूम्ड असेसमेंट वाला कंसेप्ट चल रहा है। इससे आगे वो कहता है अगर आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट है, तो वो आपको जिस साल रिटर्न फाइल करेंगे, 18 की करेंगे 19 में, तो जैसे वो साल खत्म होगा 30 जून 2019 को, आपको क्या भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे। आपको जो नोटिस भेजेंगे, नोटिस आएगा आपको, तो जो है आपने जो उसके ऊपर टाइम लिखा 30 दिन 15 दिन जितने भी नोटिस में लिखा होगा, उसके अंदर अंदर वो आपने डेफिशिएंसी अगर रिमूव कर दी, आपके रिटर्न ओके, और अगर आपने ना की, ऐसा समझा जाएगा आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की। बस ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपको नोटिस आया, रिटर्न फाइल करो, आपने नहीं की। आपको नोटिस आया 177 का, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ, आपने नहीं किए। आपको नोटिस आया वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराएं, आप नहीं करवा रहे, ठीक है। आपको जो है वो
वो नोटिस दे रहे हैं अपने बाहर वाले एसेट की डिटेल दो, आप नहीं करवा रहे, तो फिर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक वो कहेंगे हमारे मुताबिक। तो जो है इसमें एक वर्ड यूज किया है सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो कैसे है, जितनी बाटा की एक ब्रांच की सेल है उतनी सर्विस की ब्रांच की सेल है, जितनी जो है बाटा की वापडा क्या गया था, बाटा की प्रॉफिट रेशो है, जीपी रेशो, उतनी सर्विस की होती है। जितनी एक्सपेंसेस परसेंट के हिसाब से बाटा के होंगे उतने सर्विस के होंगे। तो इस बेस पे चलें जी हम पढ़ लेते हैं सेक्टोरल बेंचमार्क आर द स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशोज नोटिफाइड, जितनी कोक की होगी उतनी पेप्सी की होगी, नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस एंड इंक्लूड्स कौन से वाली फाइनेंशियल रेशोज, प्रोडक्शन रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिकवरी रेशो, वेस्टेज रेशो एंड अदर रेशोज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सेक्टर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक हो गया, ये वाली बात समझ आ गई। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी मेड। पहला अगर पर्सन को कहा गया कि अपनी रिटर्न फाइल करो और वो फेल हो गया, फाइल नहीं कर रहा, फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द जो है 3 और 4 का नोटिस आया, सबसेक्शन 1 और 3 और 4 आपने पढ़ना है। मेरे ख्याल में कोई बंदा बाहर जा रहा था तो उसे कहा कि अपनी जो है रिटर्न फाइल करो, फिर कोई बंदे से रिटर्न नहीं फाइल कर रहा तो 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करो, फिर कोई बंदा जो है वो परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ के जा रहा था तो उसे कहा रिटर्न फाइल करो और वो नहीं कर रहा। फेल टू फाइल रिटर्न इन रिस्पेक्ट टू जो है सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 आपने पढ़ना है कौन से वाला है, उसके मुताबिक रिटर्न नहीं फाइल रहा। फेल टू फर्निश रिटर्न एज ए नॉन रेजिडेंट शिप होल्डर और एयरक्राफ्ट ओनर, इनके लिहाज से रिटर्न होती है, आप आईआरएस पे जाएं तो वहां पे लिखी होती है। खैर ये दोनों भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। फर्निश्ड वेल स्टेटमेंट, फेज टू फर्निश्ड वेल स्टेटमेंट वो नहीं फाइल कर रहा। फेज टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर स्पेशल ऑडिट पैनल, कौन से वाला, अपॉइंटेड बाय 177, ठीक है 177 सेक्शन, ठीक है। तो उसके तहत उसने कहा रिकॉर्ड जमा कराओ, वो नहीं करवा रहा, तो ऊपर वाला ए बी सी डी, ठीक है ए बी ए सी बी बी सी डी, ये सारे जो इधर लिखे हुए हैं ये नंबर आप इसको 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सेक्शन के नंबर होते हैं, हमें देने पड़ते हैं। खैर वो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा। अच्छा सम टाइम जो है जैसे कमिश्नर को कॉस्ट का पता ना चल रहा हो तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भिजवा देते हैं, ये ऑडिट में हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा फिर जनाब सम टाइम अगर उसको पता ना लगे फाइनेंस का, ठीक है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भिजवा देता है और कहता है उनको डाटा दो, वो उनको भी नहीं देने। एनी पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है, डाटा नहीं दे रहे जो है किसको, जो है ऑडिट वालों को, ठीक है, स्पेशल ऑडिट वालों को, या फिर वो किसको डाटा नहीं दे रहे, पर्सन एम्प्लॉयड बाय द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट ने अपने ट्रेनी भेजे, मैनेजर भेजे, उनको अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स वो दे ही नहीं रहे, ना कमिश्नर को दे रहे हैं ना आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके मैनेजर को दे रहे हैं, तो फिर क्या करें। कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग हिज बेस्ट जजमेंट, जितनी उसके मुताबिक उसकी जजमेंट है, मेक एन असेसमेंट ऑफ द इनकम एंड टैक्स, 100 रुपए इनकम 29 रुपए टैक्स, दो भाई। नाउ अज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट, बाटा ने अपनी रिटर्न फाइल की, उन्होंने बाटा को नोटिस भेजा भाईजान ये फर्दर इंफॉर्मेशन दे, फर्दर इंफॉर्मेशन कौन से वाली, ऑडिट खुल किया प्रॉपर, वो नहीं दे रहा, कहेंगे भाईजान क्यों नहीं दे रहे, डाटा दे, नहीं दे रहे, नोटिस भेजा, शोकाज नोटिस भेजा, कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब वो क्या करें, जितनी उनके पास बेंचमार्क रेशो के हिसाब से जो है वो उनके पास बनती है, उस हिसाब से बेस्ट जजमेंट, जितना उनके पास नॉलेज है, जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी उनकी जजमेंट है उसके मुताबिक कर लें। फॉर मेकिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कमिश्नर में डिटरमिन टैक्सेबल इनकम ऑन सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो प्रेस्क्राइब्ड बाय बोर्ड, हर सेक्टर के अलग से, जैसे कोक की जो है रेशोज होंगे वही पेप्सी के लिए होंगे, जो पेप्सी की है वही गोरमे के लिए होंगे, जो बाटा की है वो एंडोर की होंगी, जो एडोर की है वो सर्विस की होंगी, तो एक जैसे। चले बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हमें समझ लिया, जब कोई बंदा रिटर्न ना फाइल कर रहा हो, वेल स्टेटमेंट ना फाइल कर रहा हो, ठीक है, एयरक्राफ्ट ऑनर या शिप ऑनर हो अपने रिटर्न ना फाइल कर रहा हो, और जो है 177 सेक्शन के अंदर अपने इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो, तो फिर कमिश्नर बेंचमार्क रेशो को कंसिडर करते हुए अपनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और जो है किसके मुताबिक
बेंचमार्क रेशियो के मुताबिक उसकी इनकम डिटरमिन करेगा और टैक्स डिटरमिन करेगा। अब उसकी जो अज्यूम्ड असेसमेंट है, जो उसकी सेल्फ असेसमेंट है, वो 0 हो जाएगी और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उसकी जगह आ जाएगी। आगे चलते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि भाई उसने कोई सेक्शन 114 कमिश्नर ने नोटिस इशू किया कि रिटर्न फाइल करो, वो नहीं कर रहा था, ठीक है, सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। या उसने जो है अज्यूम्ड असेसमेंट आई और बाद में 177 का जो है वो क्या ऑडिट स्टार्ट हो गया और वो नहीं कर रहा, तो इस सूरत में क्या करें, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। नहीं जी, आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट कमिश्नर शैल इशू, ठीक है, द ऑर्डर, उसको ऑर्डर इशू करेगा, कहेगा भाईजान 100 रुपए तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है, तुम्हारा टैक्स बनता है से 29 रुपए, ठीक है। ऑल जो है आप टैक्स 10 रुपए पे कर चुके हो, ठीक है, और बाकी 30 कितना 19 रुपए, 19 रुपए बाकी टैक्स पे करो। और साथ ही बता देगा तुमने, ठीक है, तुम अगर मेरे खिलाफ से खुश हो तो तुम कमिश्नर जो है अपील को क्या कर सकते हो, जो है अपील में जा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, वो बता देगा। तो वो क्या करेगा, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ड्यू और ऑलरेडी पेड टैक्स हो गया, टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग द असेसमेंट ऑर्डर, आप मेरे ऑर्डर के खिलाफ क्या जा सकते हो, अपील में जा सकते हो। लें जी, ये वाली बात समझ आ गई, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। चले आगे चलते हैं। जी, वो कहते हैं व्हाट इज द लिमिट ऑफ इशूइंग, कौन से वाले बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की क्या लिमिट है, कब तक हो सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशू विद इन 6 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच इट्स रिलेट्स। ने 2020 कब खत्म होगा, 30/6/2020 को, तो इसके 6 साल तक, 30/6/2021, 30/6/2022, 23, 24, 25 और 26, 30/6/2026 तक नोटिस भेज सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। जी हमें समझ आ गया, ठीक है। फर्दर फर्दर वेयर द नोटिस ऑफ फर्निशिंग रिटर्न 114 सबसे इशू टू वन, अच्छा वो एक हमने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर पिछले 5 सालों में एक भी रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर वो 11 से लेकर 2020 10 सालों की एक या ज्यादा जो है वो मांग सकता है। से उसने 11 की मांग ली, उसने 16 की मांग ली और उसने 20 की मांग ली। कब, 2021 में। 2021 में पिछले 10 सालों में से कुछ सालों की रिटर्न उसने मांग ली, ये पढ़ा था हमने। अगर कोई बंदा पिछली 5 रिटर्न जो है वो कोई भी फाइल ना की हो तो फिर वो 10 साल की मांग सकता है, लेकिन पिछले 5 सालों में एक भी रिटर्न फाइल की हो तो पिछले 5 साल की मांग सकता है। अगर ऐसा केस हो, कौन से वाले, 10 सालों में से किसी एक का हो और 21 में उसने 11 से लेकर 20 तक कोई 2-3 साल मांग लिए, सारे मांग लिए, तो अब जो है वो नोटिस इशू कर सकता है 11 के बारे में, 16 के बारे में भी, इन सारे सालों के बारे में, किसमें, 22 और 23 तक कर सकता है। तो अगर ऐसा केस है, वैसे तो 6 साल तक किसी भी साल की रिटर्न जो है वो फाइल की जा सॉरी वो कह सकता है 6 साल तक, ठीक है, 6 साल तक। लेकिन अगर जो है अगर 10 सालों में से किसी किसी 1-2 साल की रिटर्न वो मांगी हुई है तो इस सूरत में वो उन सालों की बेस्ट जजमेंट कर सकता है, कितनी, 22 और 23 में, यानी अगर 2021 में है तो 22 और 23 के। नहीं, आज पढ़ते हैं फर्दर where the notice of furnishing the return of income is issued one or more of the कौन से वाला जो है कौन से वाला thus complete tax year best judgment assessment order shall be issued, ठीक है, within 2 year from the end of the tax year in which notice of the return is issued, ठीक है। जब नोटिस आया उसके 2 साल, तो नोटिस कब इशू किया गया, 2021 में, 2021 में नोटिस इशू किया गया, ठीक है, किसके बारे में, 11 से लेकर 20 तक के किसी में। तो अब कब तक कर सकता है, नीचे भी यही लिखा हुआ है, तो 2 सालों तक, 22 और 2023, 30/6/2023 तक वो कर सकता है। चले, क्लियर हो गया। ले जी, स्टूडेंट ना हो तो वैसे फिर बनेगा, एटीट्यूड भी ऐसा हो जाए। ले जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन से वाला,
122 अमेंडमेंट, जब उसको लगता है कि पिछली एज्यूम्ड असेसमेंट गलत थी या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट गलत थी, वो इसको अमेंड कर सकता है। वो इसको अमेंड कर सकता है। वो आपको क्या भेजेगा? नोटिस, नोटिस भेजेगा और कहेगा शोकाज नोटिस आ जाए, ठीक है, और वो मुतमिन नहीं है तो वो आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन क्या है, जिस साल रिटर्न फाइल करें उससे 5 साल बाद, इसका मतलब है 2013 की रिटर्न कब फाइल करेगा? 2014 में। 2014 खत्म कब होगा? 30/6/2014 को। 15, 16, 17, 18, 19, 30/6/2019, 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर। चले करते हैं अमेंडेड असेसमेंट। अमेंडेड असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है अमेंडेड असेसमेंट, ठीक है। ले जी, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। द कमिश्नर में अमेंड फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर। फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर कौन से वाला? अज्यूम्ड असेसमेंट, जो कौन से वाला? 120 वाला, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन से वाला? 21। बाय मेकिंग सच अल्टरेशन और एडिशन एज ही थिंक नेसेसरी। व्हाट इज द टाइम लिमिट? वो कहता है असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंड कितना? विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कमिश्नर हैज इशू। कौन से वाला? ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, यानी सेल्फ असेसमेंट वाला। अब 2013 का ऑर्डर कब आया होगा? रिटर्न फाइल की 30 सितंबर 2014 को, तो ये आया। ये एंड कब हुआ? 30/6/2014। इससे आगे 5 साल के अंदर अंदर नोटिस भेज सकता है जी। आगे चलते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये रिवाइज वाला भी छोड़ दें, आगे चलते हैं। वो कहता है अगर कैन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर फर्दर? यस, अमेंड हो सकता है। एंड इफ यस, हाउ मैनी टाइम एंड विद इन व्हाट लिमिट? तो वो कहता है से जरा देखिएगा, ये 2020 है, ये कितने तक अमेंड हो सकता है? ठीक है, कितने तक हो सकता है जनाब? हमें पता है कि ये रिटर्न फाइल होगी 21 में, 21 से आगे 5 साल, 22, 23, 24, 25 और 26। 2026 विल बी द लास्ट डे जब अमेंड हो सकता है। इस दौरान उसने 23 में अमेंड कर लिया, ये भी तो हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि उसने 26 में अमेंड कर लिया। क्या इसको फर्दर अमेंड कर सकता है? यस, कर सकता है। कब तक? एक तो ये 26 तक, और एक जब अमेंडमेंट हुई 23 में हुई, इससे अगला साल पूरा भी उसके पास 24 भी मौजूद है। और अगर 26 में उसने अमेंड की तो फिर उसके पास 27 भी आ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट है, दोबारा देखें। पहला, 2020 को कब तक अमेंड कर सकता है? 26 तक। क्या फर्दर अमेंड कर सकता है? यस, कर सकता है। कब तक? एक तो 26 तक कर सकता है, दूसरा जब अमेंडमेंट हुई उससे 1 साल बाद भी कर सकता है। तो अगर 23 में अमेंडमेंट हुई तो वैसे कब तक कर सकता था जी? 26 तक। यस, 23 के बाद कौन सा आया? 24 का एंड तक कर सकता है। लेकिन अगर 26 आखिरी साल था और उसने इसको क्या कर दिया? अमेंड कर दिया। अब इसको फर्दर अमेंड वो क्या एक और साल मिल जाएगा, 27 तक। दोनों बातें समझ आ गई? चले आए पढ़ते हैं। इफ, अब यहां से ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, अब यहां से असल चीज स्टार्ट होती है। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, ओरिजिनल आया, अमेंड हो गया, ठीक है। ऊपर जो लिखा है कमिश्नर में फर्दर अमेंड, उसको कोई और इंफॉर्मेशन मिली, उसको फर्दर अमेंड कर सकते एज मेनी टाइम एज नेसेसरी। अब ये नहीं कह सकते एक दफा अमेंडमेंट हो गई है इसको पानी कहते हैं, ठीक है। नहीं जी, तो अब नहीं हो सकती है भाई। ओरिजिनल असेसमेंट ऑफ द लेटर, ओरिजिनल असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। नंबर 1, 5 ईयर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर इशू ओरिजिनल ऑर्डर। ये तो पीछे भी वही था, 2026 तक। 20 का कितने तक? 20 की रिटर्न कब फाइल होगी? 21 में, उससे 5 साल आगे यानी 26 तक, ये तो हो सकता था। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अमेंडमेंट वाज पास्ड। अगर 23 का करेगा तो अब कौन से वाला? 24, यानी 2020 को रिटर्न जो है 2020 की रिटर्न कब फाइल हुई? 21। इससे आगे
ठीक है, इससे आगे जनाब कितने मौजूद हैं 26 तक। अब उसने 23 को अमेंड कर दी, 26 तक कर सकता था, 23 को अमेंड कर दी। अब फर्दर अमेंडमेंट क्या हो सकती है, लेटर ऑफ इससे 1 साल आगे 24 और 5 साल जिस साल रिटर्न फाइल की थी उसमें से, तो कौन से वाला 26 है तो 26 बन जाएगा। लेकिन अगर अब दूसरा केस बनाती, अगर उसने किसमें की 26 में जाके पहली अमेंडमेंट की, ठीक है, अब उसके पास 26 तक कर सकता है या जिस साल रिटर्न करे, सॉरी जिस साल अमेंड करे उससे आगे 1 साल, तो अब उसको 27 में 1 और साल मिल जाएगा। ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप जो है ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। चलें आगे चलते हैं। ये देखें, जरा इधर से देख लेते हैं। 2020 की रिटर्न कब हुई 21 में, अब टाइम कितने तक है 26 तक। लेकिन अगर 26 को आपने असेसमेंट की तो आपको 1 और साल भी मिल जाएगा, कौन से वाला 27 वाला। ये क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। चलें आगे चलते हैं। इसको 1 मिनट रोकिएगा, एक बार बार कॉल आ रही है, मैं एक मिनट। हेलो जी, वो ये हमें समझ आ गई। जल्दी से इनको क्विक देखते हैं भाई। क्या अमेंड की जा सकती है असेसमेंट? जी की जा सकती है। कौन सी की जा सकती है? अगर आपने कुछ सेल्फ असेसमेंट थी उसको अमेंड किया जा सकता है, कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है उसको भी अमेंड किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है भाई? जिस साल रिटर्न फाइल होगी उससे आगे 5 साल हो गया। क्या एक दफा अमेंड कर दी जाए तो क्या दोबारा भी अमेंड हो सकती है? यस हो सकती है। कब तक? एक 20 वाली 26 तक हो सकती है, वो हमें पता है। लेकिन आखिरी दफा जब अमेंड होगी उससे आगे 1 साल मजीद की जा सकती। क्लियर हो गया जी? चलिए, कमिश्नर में अमेंड और फर्दर अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे हैं। क्या वजूहात हैं जिनकी बेस पे जो है और जो है असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड किया जा सकता है? ठीक है, वेयर थ्रू ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेट इंफॉर्मेशन। डेफिनेट इंफॉर्मेशन है तो भाई जरूर उसको अमेंड किया जा सकता है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या बला है? डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि उनको पता चला है तुमने कोई गुड्स सेल परचेज की है और डिक्लेयर नहीं की। कोई तुम्हारे पास पैसे आए हैं सर्विस रेंडर करने के, वकील ने सर्विस दी है, एफबीआर को नहीं पता, लिख बताया ही नहीं। अदर सीड, कोई ऐसे पैसे आए हैं जो एफबीआर को नहीं पता, ठीक है, तो भाई वो क्या कर सकता है? तुम लोगों ने कोई एसेट लिया है, कोई पैसे लिए हैं, कोई जो है कोई वैल्यूएबल आर्टिकल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है जो कि एफबीआर में डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसी सूरत में जनाब कोई एक्सपेंडिचर किया है और एफबीआर को पता चल गया, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उनको, ठीक है, नहीं जी, डेफिनेट उनके पास इंफॉर्मेशन है और वो कह रहे हैं हमारे पास तो पक्की रिपोर्ट है, ठीक है, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट डेफिनेट इंफॉर्मेशन। तो जनाब ये अमेंडेड कब करेंगे? असेसमेंट कब अमेंडमेंट होगी? किन ग्राउंड की बेस पे? जब उनके पास क्या होगी? डेफिनेट इंफॉर्मेशन। डेफिनेट इंफॉर्मेशन के नीचे डेफिनेशन है, वो याद कर लीजिएगा। एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप्ड, इनकम थी असेसमेंट से निकल गई, यानी आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट की और उसमें वो इनकम नहीं डाली। दूसरा, टोटल इनकम इज अंडर असेस्ड, लाख रुपए, पहले तो ऊपर तो इनकम बताई नहीं, लाख रुपए इनकम थी, 90,000 बताई, अंडर असेस्ड। या लोअर रेट इज अप्लाइड, आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से ज्यादा है तो नॉर्मल रेट लगना चाहिए था, आप उसको फाइनल में लगा रहे हैं 15 वाला, तो लोअर रेट लगा लिया। या आपने खुद को रिलीफ ज्यादा दे दिया, टीचर था 25 की बजाय 50% रिलीफ ले लिया, ठीक है, ले जी समझ ली। एनी अमाउंट अंडर ए हेड हैज बीन मिसक्लासिफाइड, ठीक है, मिसक्लासिफाइड। आपने जनाब जो है मिसक्लासिफाइड के एग्जांपल सुने, ठीक है, आपकी इनकम थी किससे? फैक्ट्री बिल्डिंग से, यानी बिल्डिंग है उसके अंदर फैक्ट्री है और आप उसको ले गए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और उस पर 1/5 चार्ज कर लिया रिपेयर एक्सपेंस। ओ भाई ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका 1/5 नहीं मिलता, इसमें तो डेप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है, तो आपने मिस क्लासिफाइड कर दी, किसी एक हेड की इनकम दूसरे हेड में लिख ली। 3 बातें हैं जिनकी वजह से अमेंडमेंट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन। उनको पता चला है आप तीनों में से कोई काम कर रहे हैं, आपको रिटर्न भेज देते, ठीक है।
लें जी, सर्कमस्टांसेस, ये पहले आया, सर्कमस्टांस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच असेसमेंट कैन बी अमेंडेड, कुछ और भी हैं, ये 5 आया, ये भी सर्कमस्टांसेस, 5A भी सर्कमस्टांसेस। लें जी, इफ द कमिश्नर फर्दर अमेंड कर सकता है या फर्दर अमेंड, अगर उनको लगता है कि रेवेन्यू के आप कोई ऐसा काम किया है जो रेवेन्यू के इंटरेस्ट के खिलाफ है, मतलब उनका रेवेन्यू, एफबीआर का रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ये 4 शर्तें होंगी, पहले 3 ये और चौथी शर्त ये, ठीक है। तो 4 शर्तें हैं जिनकी बेस पे वो आपकी असेसमेंट को फर्दर अमेंड कर सकते हैं। जी क्या कर सकते हैं जरा देखते हैं। इफ अ सब्जेक्ट मैटर वाज नॉट डिस्प्यूट इन अपील, क्योंकि अपील में हो तो काम फिर तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले बताया। अगर अपील में नहीं है, इट विल बी अज्यूम दैट कमिश्नर कैन अमेंड इट, जो चीज अपील में ना हो उसको अमेंड किया जा सकता है। आफ्टर मेकिंग अमेंडमेंट द कमिश्नर शैल इशू एंड अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर, जैसे बेस्ट जजमेंट का भेजा था इसका भी ऑर्डर भेजेगा। क्या होगा, अमेंडेड टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, भाई तुमने अपनी 100 रुपए लिखी, मेरे मुताबिक 200 रुपए बनती है। अमेंडेड टैक्स ड्यू, इस 200 पे टैक्स बनता है जनाब से 60 रुपए। टैक्स ऑलरेडी पे, आप 100 रुपए पे 30 रुपए पे टैक्स कर चुके हो, और टाइम और बाकी 30 रुपए पे करो, और टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग, अब बिल्कुल वही वाली लाइन है जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में थी। ये पता चल गया हमें, आगे चलते हैं। नीचे वही वाली बात लिखी हो, आगे चलते हैं। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हमने कर ली, चेंज इस लाइन को ना पढ़िएगा, आगे चलते हैं। शो काज नोटिस, ठीक है, ये जरूरी है, आपको पता है अमेंड करने से पहले, ठीक है। ले जी, वो कहते हैं आपको शो काज नोटिस जब आया और अमेंडमेंट की, इसके दौरान 180 दिन के अंदर अंदर लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि आप जो है वो किसी अपील में चले जाते हैं, उसके खिलाफ स्टे ले लेते हैं, या एक और प्रोसीजर आगे आएगा एग्रीड असेसमेंट, आप उसमें चले जाते हैं, तो ये 180 दिन उसमें काउंट नहीं होंगे। से जरा देखिएगा, समझ लें आपको 2021 का नोटिस आया 2023 के अप्रैल में, ठीक है, आपने रिप्लाई किया मई 14 मई 2023 को आपने रिप्लाई किया जी, 20 मई 2023 को आपको आ गया शो काज नोटिस। अब इसके 180 दिन के अंदर अंदर उसने आपकी असेसमेंट ऑर्डर पास करना है, अमेंडेड असेसमेंट। लेकिन इसके 20 के दिनों में आपने उससे कहा जनाब मैं मुल्क से बाहर हूं, मुझे मुझे जो है 30 दिन की एडजॉर्नमेंट दे दे। एडजॉर्नमेंट समझे कि मैं अपना रिप्लाई नहीं फाइल कर रहा, भाई ये 30 दिन नहीं होंगे। आप किसी कोर्ट में चले गए, उसके खिलाफ 30 दिन का स्टे ले गया, ये 30 दिन भी 180 दिन में काउंट नहीं होंगे। आप एक अल्टरनेट जो होता है कमेटी होती है, आप उसके पास चले जाए, या कोई भी ऐसा रीजन, तो ये 180 दिन उसमें काउंट नहीं होंगे। ले जी, शो काज से लेकर अमेंडमेंट, शो काज नोटिस जरूरी है, अमेंडमेंट उसके 180 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट करनी होती है, अमेंडमेंट ऑर्डर पास करना होता है, लेकिन उसमें से ये शामिल नहीं होंगे। चलिए हमें किसी हद तक समझ आ गई, आए जी पढ़ते हैं, ठीक है, आए पढ़ते हैं। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन ओनली, या फर्दर अमेंडमेंट की जा सकती है, अमेंड की जा सकती है इफ द टैक्स पेयर इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, शो काज नोटिस दिया गया हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई हो। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड कब, विद इन 180 डेज ऑफ इशूएंस ऑफ शो काज नोटिस, या कुछ और टाइम भी आपको दे सकता है, यूजुअली 90 दिन तक, यानी कितना मैक्सिमम जा सकता है, 180 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना होता है, बाज दफा वो आपको 90 दिन मजीद भी दे सकता है, इसके अंदर अंदर नोटिस आएगा 180 प्लस 90 आ जाए। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द नोटिस इशू, जो कौन से वाला, ये प्रोविजन 2021 के बाद आई थी, यानी छोड़े इतना वो नहीं है। द फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी इन 180 और 90 दिन के अंदर अंदर ये वाला नहीं होगा। अगर कोई स्टे ले रहता है, कोई अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चला जाता है, कोई एग्रीड असेसमेंट प्रोसीडिंग में चला जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, तो मैंने आपको बता दिया, जो एग्रीड असेसमेंट मैं आपको बता दूंगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, यानी दो दूसरे ये अल्टरनेट तरीके हैं।
फिर कौन होने वाला, एडजॉर्नमेंट बाय द प्रैक्टिशनर, लेकिन ये 60 दिन से ज्यादा नहीं मिलते। एडजॉर्नमेंट क्या होती है, उसने शोकाज लिया, आप कहते हैं यार मुल्क से बाहर गया हूँ, मैं 15 दिन के लिए नहीं आ सकता, 15 दिन के लिए मुझे टाइम दे दें। फिर आप कहते हैं मेरी फ्लाइट कैंसिल होगी, मुझे 15 दिन का, और वो आपको टाइम देते हैं, लेकिन 60 दिन से ज्यादा नहीं देते। ठीक है, तो ये 15 दिन या 30 दिन या 25 दिन या 45 दिन, ये वाले भी उस 180 प्लस 90 दिन में काउंट नहीं होंगे। चलें जी, कुल मिला के हम बात करते हैं, क्या जो आपकी असेसमेंट है उसको सेक्शन 100 कितना था, 122 अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, यस अमेंड किया जा सकता है। किस किस को, ओरिजिनल को भी, बेस्ट जजमेंट, कब तक, 5 साल के अंदर। क्या एक दफा अमेंडमेंट हो जाए, आगे भी हो सकती है, यस हो सकती है। ठीक है, फर्दर अमेंड कितने दफा, जितने दफा मर्जी चाहे, कब, एक तो वो 5 साल के टाइम में, और जब अगर असेसमेंट 5वें साल हो जाए तो उसके बाद 1 साल और मिलेगा, जो भी इनमें से लेटर ऑफ होगा, इन दोनों सालों में से जो भी लेटर लेटर होगा। ठीक है, अगर 26 तक है, 23 की हुई तो 24 और 26 वाला, लेकिन अगर 26 में हो जाती है तो फिर 27 वाला टाइम भी मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन थे, फिर आगे चलते हैं, जो है कैसे अमेंड हो सकती है, तो इन 4 वजूहात की वजह से वो अमेंड हो सकती है। लेकिन जी, अगर कमिश्नर के पास आ जाए तो जनाब कमिश्नर क्या ऑर्डर पास करेगा, जनाब उस ऑर्डर में ये 4 बातें लिखी होंगी, पता चल गया। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, क्या उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शो काज नोटिस देंगे, यस देंगे। ठीक है, और शो काज नोटिस आया तो 180 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा जी। 180 दिन में वो ये 4 बातें काउंट नहीं होंगी। चले, दरमियान में एक है, क्या आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, जी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो जरा देख लेते हैं, छोटा सा सब सेक्शन था वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसका सेक्शन, उसका अगर आप रिटर्न रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ये सब सेक्शन 3, ठीक है, तो वो क्या होगा, व्हाट इज द, जो है वो बिल्कुल ऐसे समझा जाएगा जैसे मुझे नोटिस नहीं आया, मैंने पहले मुझे लगा यार वो फलां गलती हो गई थी, तो मैंने उसको ठीक कर लिया, ये रिवाइज रिटर्न होती है। ये हमने सेक्शन 114 में भी पढ़ा था। जो है वेयर अ पर्सन फर्निश्ड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न, जरा देख लेते हैं। वेयर अ पर्सन या टैक्स पेयर furnished a revised return, it will be considered that commissioner has made assessment, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल वाली थी। रिवाइज असेसमेंट शैल बी कंसीडर्ड, कौन से वाली, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय द कमिश्नर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा जैसे कमिश्नर ने खुद, सॉरी, टैक्स पेयर ने खुद रिवाइज की, तो ऐसा समझा जाएगा ये रिवीजन भी किसने की है, कमिश्नर ने की है। सिंपल छोटी सी बात है, आगे चलते हैं। ओके, ये वाला हमारा सेक्शन इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट हो गया। फिर आगे चलते हैं जनाब, रिवीजन बाय द कमिश्नर, वो तो रिवीजन जो थी किसने की थी, ठीक है, किसने की थी, टैक्स पेयर ने खुद की थी। अब जो है कमिश्नर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और यूजुअली जो ऑर्डर है वो पास करता है असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। उनके क्या रिकॉर्ड को रिवाइज कर सकता है कमिश्नर, यस कर सकता है। जरा देखिएगा, रिवीजन बाय कमिश्नर और इससे आगे है रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। ठीक है, दोनों के फर्क आपको पता चल आ जाए जरा। द कमिश्नर कैन सुओ मोटो ते खुद से कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच एन ऑर्डर ऑफ द पास बाय एन ऑफिसर, उससे नीचे किसी ऑफिसर ने 122 का ऑर्डर पास किया कर दिया तो वो मंगवा सकता है, मेरे पास रिकॉर्ड ले आओ। ठीक है, लें जी, कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर पास बाय हिज सबऑर्डिनेट, उसका सबऑर्डिनेट ने कोई ऑर्डर पास किया 122 का, बेस्ट जजमेंट कोई भी, तो वो उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिवीजन शैल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू, कौन से वाला, टैक्स पेयर। ये इसकी बड़ी मजे की बात है, अगर ऑफिसर ने कहा था 100 रुपया करो, तो कमिश्नर उसको 90 रुपए तो कर सकता है, इसको 110 नहीं कर सकता। इसका लाइन का ये मतलब है कि जो है टैक्स पेयर को रिवीजन से नुकसान नहीं पहुंचा सकता जी। कौन से सरकमस्टांसेस हैं जब जब कमिश्नर रिवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो 2 बातें हैं, जब ये वो अपना ऑर्डर पास बाय इट्स सबऑर्डिनेट वो रिवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, वो कौन से वाले हैं जरा देखिएगा, कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर इफ अपील इज फाइल अगेंस्ट द असेसमेंट, अपील में जो काम पड़ा फिर कमिश्नर कोई नहीं कर सकता, ये पहले भी बताया। टाइम फॉर मेकिंग अपील इज येट देयर, वो कहते हैं 30 दिन के अंदर अंदर अपील करो, तो अब नहीं कर सकता। अपील में चला गया तो नहीं कर सकता, अगर अपील में नहीं गया तो फिर ये रिवाइज कर सकता है। ठीक है, ओके। इफ ऑर्डर इज रिमांडेड बैक, ये पता है ना रिमांडेड बैक क्या होता है, पहले ही बता दिया था,
टू एनी लोअर अथॉरिटी बाय द कमिश्नर, कमिश्नर ने अपने असिस्टेंट कमिश्नर को कहा यार इसको ठीक करो, फॉर मॉडिफिकेशन अल्टरेशन जो है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इसमें से एक गलती है वो उसको ठीक करो, आर डिनोवो प्रोसीडिंग या शुरू से करो, दोबारा उसको नोटिस भेजो, असिस्टेंट कमिश्नर को कहा नोटिस भेजो, द ऑर्डर शैल बी पास्ड बाय द लोअर अथॉरिटी विद इन 120 डेज। नहीं जी, कुल मिला के बात करते हैं, क्या कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है? यस कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है? वो मंगवा सकता है, उसे कहता है ये इसको ठीक करो। अगर अपील में मामला या अपील वाला अभी टाइम पड़ा हो तो फिर रिवाइज नहीं कर सकता। कितने दिन में अगर डिनोवो है या दूसरी कुछ मिस्टेक है वो ठीक करनी है? 120 दिन के अंदर, ये हमें पता चल गया। अब कहता है रिवीजन ऑफ द चीफ कमिश्नर, क्या चीफ कमिश्नर कमिश्नर के या किसी और बंदे के, बंदे से मुराद है एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, क्या उनके ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है? यस कर सकता है। जरा पढ़ते हैं, मैं पानी पी लूं। कैन चीफ, अच्छा यूजुअली ये जो चीफ कमिश्नर के पास जाते हैं ना वो यूजुअली टैक्स पेयर का जाता है, अक्सर ये अप्लाई करते हैं कि सर जी हमारा टैक्स ना काटे, उसको कहते हैं एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, या सर जी हमारा टैक्स ना 10% की बजाय 5% पे काटा जाए, ठीक है, उसको कहते हैं लोअर रेट सर्टिफिकेट। तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमारा टैक्स बिल्कुल ना काटे, लोअर रेट सर्टिफिकेट कम पे काटे। क्लियर हो गया? चले ले जी हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में। कैन ए चीफ कमिश्नर रिवाइज ऑर्डर पास बाय द सबऑर्डिनेट, अब कमिश्नर भी उसके सबऑर्डिनेट है और नीचे वाले सारे। द चीफ कमिश्नर मे suo motu or the application of the taxpayer call for the record of the proceeding of the issuance of exemption certificate, number 1 इसकी proceeding, number 2 lower rate certificate, इन दो की मंगवा सकता है, बाकी नहीं। He can call for the records when order is passed by his subordinate. Commissioner may make revision or in the order of his subordinate. नहीं यार तुमने ये गलत उस बेचारे को क्यों ऐसे किया है कि तुम वो सर्टिफिकेट नहीं इशू करो, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू करो। यार तुम कैसे कह सकते हो उस बेचारे को 5% लगाओ? तो ये सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है किसी बंदे को, ठीक है, बड़ा मजे का सेक्शन है और इसको कहते हैं, ऊपर हम पढ़ गए थे, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस। नहीं जी, किसी बंदे को, हाँ ठीक है, बस ये हमारा सेकंड लास्ट मेरा हर टॉपिक है और हमारा असेसमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। किसी बंदे को जनाब नोटिस आता है, वो रिप्लाई करता है, उसको शो काज नोटिस आ जाता है, अब उसको लगता है बच नहीं सकता, तो वो चाहे तो एग्रीड असेसमेंट कर सकता है। ये बड़े बड़े केसेस होते हैं उनमें। तो फिर एक कमेटी होती है, वो कमेटी यहाँ पे कहीं पे लिखी होगी, द कमेटी शैल कंप्राइज द फॉलोइंग टैक्स अथॉरिटी, जो कि टैक्स पेयर के ऊपर उनकी जुरिस्डिक्शन होगी, नेमली चीफ कमिश्नर, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये एक कमेटी बनती है और उसको फिर कहते हैं जनाब बताओ कितने पैसे दोगे? वो कहता है मैं इतने पैसे दूंगा। अगर वो कहते हैं ठीक है मैं इतने पैसे दूंगा, तो वो ठीक है, वो फिर जरा देख जी, कॉमेडी बनेगी एक, होता क्या है, ठीक है। वो कहता है, मैं आपको अगर कंसेप्ट समझाऊं तो होता क्या है, एक बंदे को शो का जो है शो काज आया 120 मिलियन का, ठीक है। वो कमेटी के पास जाएगा, वो कहेगा जनाब मुझे ना कोई रिलीफ दे। कमेटी उसका केस देगी और कहेगी तुम ऐसा करो 90 मिलियन जमा कराओ 120 की बजाय। अगर वो राजी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो इसके खिलाफ जो है वो ऐसा समझा जाएगा बस शो काज नोटिस उसने, यानी वो रिप्लाई जमा कराएगा, 120 मिलियन का शो काज आया, उसने रिप्लाई भी जमा कराया, कमेटी के पास भी चला गया, कमेटी ने कहा कितने जमा कराओ 90 मिलियन। अगर तो वो राजी है तो वो कमिश्नर को कहेंगे यार तू इसे 120 मिलियन ना दे, वो 90 मिलियन देने पे राजी है, लेकिन अब उससे लिखवा लेंगे कि तू अपील में नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर 120 मिलियन का नोटिस उसको आया है और ऑर्डर आ गया 120 मिलियन का, तो वो अपील में जा सकता है ना। ये 90 मिलियन तो उनका खरा खरा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है नहीं नहीं मैंने तो 90 मिलियन भी नहीं देना, तो बस ठीक है, फिर वहीं से शुरू होगा, उसने इसका रिप्लाई तो जमा कराया हुआ है, इसको ऑर्डर आएगा या अपील में जाएगा, वो तो नॉर्मल चलता ही रहेगा। ये कौन से वाला है? ये 90 मिलियन वाला, ये कमेटी देखेगी, उसको ऑफर करेगी, अगर तो वो मान लेता है ठीक है,
नहीं मानता तो कमेटी कहेगी जाओ उसी कमिश्नर के साथ निपटो। लेकिन अगर वो मान लेता है तो कमिश्नर को कहेंगे भाईजान ये 90 मिलियन पकड़ो, उसने दे दिया है, पेमेंट कर दिया है, अब ये अपील में भी नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट को अच्छी खासी वसूली हो गई। ऐ जरा तो कमेटी जरा पढ़ते हैं, ये केस आपको समझ आए। इफ टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शो काज नोटिस, ठीक है, कौन से वाला, वो जो ऊपर पड़ा है, ठीक है, ये शो काज नोटिस 9 वाला, ठीक है, कहीं पे ये वाला जो अभी हमने पढ़ा था, शो काज जो है नोटिस, उसको आ गया, intends to settle his case, he may file offer for settlement in prescribed form, को खास फॉर्म बने होते हैं, before assessment oversight committee called as committee, इस committee कह रहा है, in addition to the filing reply to the commissioner, शो काज नोटिस का भी रिप्लाई देगा और ओवरसाइट कमेटी के पास भी कहेगा भी मेरी यार ये मेरा मामला सेटल कराएं। द कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑफर, जितनी भी ऑफर वो दे रहा है, कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड आफ्टर अफोर्डिंग अन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द मे डिसाइड टू एक्सट्रैक्ट या मॉडिफाई, या उसने कहा सर जी मैं 80 मिलियन देने के तैयार हूं, उसके ऑफर को देख रहे हैं, या वो कह रहे हैं नहीं 90 दो, मॉडिफाई द ऑफर ऑफ द टैक्स पेयर जो है थ्रू कौन से वाला कंसेंसस एंड जो है कम्युनिके, आपस में एक दूसरे के साथ वो करेंगे, और यानी वो तीनों बैठेंगे और कहेंगे नहीं नहीं 90 मिलियन तो कम से कम मिलना चाहिए, तो डिसीजन को कम्युनिकेट करेंगे किसको, जो है टैक्स पेयर को, भाई 90 मिलियन, 80 नहीं, नहीं नहीं 80 नहीं लेते, या तो 80 पे मान जाएंगे या फिर 90 पे, वेयर द टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ, चलो 90 मिलियन ठीक है यार मैं मान लेता हूँ आपकी बात, टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट द टैक्स इंक्लूडिंग द पेनल्टी या डिफॉल्ट चार्जेस एज पर द कमेटी डिसीजन, चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो कहे 90 मिलियन जमा करा और 2 मिलियन डिफॉल्ट चार्ज और वो भी जमा करा। Commissioner shall amend the assessment according to the committee decision after the tax payment, ठीक है, और जो भी होगी एज पर द डिसीजन ऑफ कमेटी, वो उसका वैसे बना देगा, वो कहेगा 120 नहीं, बस तुम्हारी मैं इनकम इतनी बनाता हूँ, उस पर 90 मिलियन टैक्स, 2 मिलियन डिफॉल्ट चार्ज, 92 मिलियन तुमने जमा करा दिया, ओके है, ठीक है। टैक्स पेयर शैल वेव द राइट ऑफ अपील, मैं अपील नहीं करूंगा। नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकिंग ऑन इशू डिसाइडेड बाय द कमेटी इफ द टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड, अब कोई इस मामले पे और प्रोसीडिंग नहीं होगी, वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड द कंसेंसस, एडिशनल कमिश्नर कहता है इतने दो, चीफ कमिश्नर कहता है इतने दो, उनके दरमियान झगड़ा चल रहा है, नहीं पहुंचे किसी उस पे, द टैक्स पेयर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमेटी, नहीं सर जी 90 क्यों, मैं 50 मिलियन दूंगा, the case shall be refers back to the commissioner and for the decision on the basis of reply of the taxpayer on show cause, जो उसने दिया तो फिर केस वहीं से चलेगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर वो अपील में जाएगा, ये क्लियर हो गया। वो कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ठीक है, जिसमें इनकम की चोरी हो ना, वो नहीं मानेंगे, कोई और बात होगी तो मान लेंगे, और या फिर जैसे जनाब ये शुगर मिल का केस है, अगर इसका डिसीजन लेते हैं तो बाकी सारी शुगर मिल भी कहेंगी जनाब हमारा भी जो है फिर यही वाला केस लो, ठीक है, नहीं, वेयर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जब मैं कहूं कि ये कानून में ये लिखा हुआ है और एफबीआर वाले कहें ये लिखा हुआ है, अफेक्ट द आइडेंटिकल अदर केसेस, सारी शुगर मिल कहती है ये कानून है, एफबीआर कहता है ये कानून है, तो अगर एक को रिलीफ देते हैं तो सारी शुगर मिल वाले उसके पीछे भाग पड़ेंगे, नहीं, इस सेक्शन, इस सूरत में ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता। लें जी, अगला है प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है, हमारा मेरे ख्याल में लास्ट सेकंड लास्ट असेसमेंट, हाँ ठीक है, बस तकरीबन आखिरी है। लें जी, प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट क्या है जरा समझिएगा। कमिश्नर ऐसे जा रहा था, उसने टैक्स पेयर को देखा वो गाड़ी से उतर रहा है, उसने कहा भाई ये गाड़ी, उसने उसका नंबर देखा, वहां पे लिखा होता LYA, ठीक है, 2225 और मॉडल बेस, उसने फौरन उसकी वेल स्टेटमेंट देखी, वेल स्टेटमेंट में ये गाड़ी नहीं आ रही थी, फिर उसने एक्साइज डिपार्टमेंट में देखा गाड़ी उसके नाम थी, इसका मतलब है उसने अपनी वेल स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं की हुई बट गाड़ी उसी के नाम है, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। अब ये काम जो हुआ ये हुआ 30/11/2025, अभी 30/11/2024 कर ले, टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है 25,
अभी ये पूरा नहीं हुआ तो पिछली रिटर्न कौन सी फाइल होगी, 2024 की। उसने उसकी गाड़ी पकड़ के साइड पे कर दी, गाड़ी की वैल्यू है 20 मिलियन, होती है भाई, 2 करोड़ की गाड़ियां होती है, ठीक है, 20 मिलियन। वो ये उसकी पिछली वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड करेगा और कहेगा ये तुमने इनकम छुपाई है 20 मिलियन, इस पे वो टैक्स निकालेगा। किस में डालेगा? हालांकि गाड़ी हो सकता है उसने 2019 में खरीदी हो, ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा ना कब खरीदी। तो पिछला साल अभी कौन सा चल रहा है, 25, इससे पिछला कौन से वाला, 24। 24 में फौरन ये गाड़ी ऐड कर देगा, ये एसेट ऐड कर देगा या इनकम ऐड कर देगा और कहेगा जनाब इतना तुम्हारा टैक्स बनता है, 20 मिलियन पे से जनाब टैक्स बनता है 6 मिलियन। वो कहेगा ये 6 मिलियन तुम्हारा पेएबल है। इसको कहते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। लेकिन ये पैसे नहीं लेगा उससे, फिर उस मजीद तहकीक करेगा ताकि ये एसेट की एक दफा वो हो जाए प्रोविजनल। एज सुन एज फिर देखेगा अच्छा यार ये तो 21 में गाड़ी ली थी, फिर 24 में से निकाल के किस में डालेगा, 21 में। लेकिन तब तक ये प्रोविजनल असेसमेंट कहेगी, आरजी असेसमेंट ये वाला केस है। चले यहां पढ़ते हैं प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है। प्रोविजनल असेसमेंट वेयर द what is the power available to commissioner in case the government has impounded the concealed asset, चोरी वाला asset of the person, where the government has impounded a concealed asset of the person, commissioner may before issuing the assessment order original वाला issue provisional assessment, फौरी तौर पर गाड़ी ऐड कर देगा for the last complete tax year by adding the concealed asset, जल्दी से पिछले 25 चल रहा है 24 में ऐड कर देगा। वेयर द कमिश्नर or any department or agency of the federal government या provincial government discovered offshore asset, एक गाड़ी यहाँ पे मिली, एक उसका एसेट बाहर में मिल गया, ठीक है। बिफोर इशूइंग द असेसमेंट ऑर्डर ओरिजिनल वाला जिस साल में ऐड करना होगा, इश्यू प्रोविजनल असेसमेंट पिछले लास्ट कंप्लीट ईयर में, यहाँ का कोई एसेट मिले या कोई ऑफशोर बाहर वाला एसेट मिले, बाहर के मुल्क का, फौरी तौर पर ऐड कर देंगे। द कमिश्नर शैल फाइनलाइज द ऑर्डर एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, जल्दी जल्दी काम जितना जितना जल्दी हो सके क्या करेगा, इस काम को फाइनलाइज करेगा, इस काम को क्या करेगा, फाइनलाइज करेगा। ओके जी, फाइनलाइज हो गया। कंसील्ड एसेट मींस प्रॉपर्टी और एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम द जो है इनकम चार्जेबल टू टैक्स, और कंसील्ड ऑफ इनकम क्या है, कंसील्ड एसेट को तो पता चल गया, उस इनकम से खरीदा है जो इनकम नहीं बताई थी। सप्रेशन ऑफ द एनी रिसीट और फेलियर टू डिस्क्लोज, या तो इनकम कम बताई या नहीं बताई, चोरी वाली। क्लेमिंग एनी डिडक्शन दैट इज एक्चुअली नॉट इनकर्ड, ऐसे खर्चे कर लिए यानी जो हुए ही नहीं, मैंने फलां फलां को तनख्वाह दी है, बंदे ही नहीं है, तो इनकम जो कम की थी वो बढ़ जाएगी। एक्ट एनी रेफर 111 सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस होता है। क्लेमिंग एनी इनकम रिसीट द एज एग्जेम्प्ट एक्चुअली टैक्सेबल, मेरी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम है, कोई बिजनेस है, वो चावल साफ करते हैं, भाई ये कहाँ से इनकम है। ऑल of above only be considered as a concealed income if it is proved that taxpayer knowingly or willfully committed these act। एक्सप्लेनेशन बता रहा है भाई, ये ख्याल कीजिएगा अगर किसी बंदे ने जो है एसेट को जो है गलती से डिक्लेयर नहीं किया उसके मुताबिक, ये या किसी इनकम को उसको पता ही नहीं था, अब ये कैसे पता चलेगा उसने जानबूझ के किया है या विलफुल किया है या जो है अननोइंगली किया है, ये हमारा मसला नहीं है, ये उनका मसला है। नहीं जी, कुल मिला के ये वाला जो सेक्शन है वो कह रहा है कि अगर किसी बंदे का ऐसा एसेट पकड़ा जाए या ऐसी इनकम पकड़ी जाए ऑफशोर में या पाकिस्तान में, जो कि जो है इम्पाउंड कर लिए को गवर्नमेंट एजेंसी, और फौरी तौर पर उसे पिछले जो कंप्लीट टैक्स ईयर होगा उसमें ऐड कर देंगे और बाद में इसको फाइनलाइज करेंगे। कंसील्ड इनकम कंसील्ड एसेट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ले जी, हम हमारा आखिरी टॉपिक वो है असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। एक बंदे की प्रॉपर्टी, उनके दरमियान फैसला ही नहीं हो रहा, दो भाई हैं कि अदालत में केस चल रहा है, जैसे ही फिर बताएं किस इनकम किसको जाए, किसी को भी नहीं, इनकम किसको जाए, किसी को भी नहीं, जा तो रही है इनकम, पता ही नहीं चल रहा किसका हक है। जैसे ही अदालत का फैसला होता है 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर ने भी फैसला करना है। जरा पढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग असेसमेंट ऑर्डर फॉर द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। जरा देखते हैं, इफ there is a dispute in a civil court on the ownership of the property whose income is chargeable, an assessment order may be issued within 1 year of the financial year in which कौन से वाला कोर्ट डिसाइड ऑर्डर, देयर इज ए डिस्प्यूट फॉर द टैक्स ईयर 2010, कोर्ट डिसाइड करती है 2019 में, टैक्स ईयर 2019, तो ऑर्डर कब इशू होगा, 30 जून 2020 तक।
जब 19 खत्म होगा उसके आगे 1 साल के अंदर अंदर। लें जी, हमारा यहाँ तक, इसको भी रहने दें। यहाँ तक हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगर फिर भी समझ ना आए, मैं व्हाट्सएप पे तो अवेलेबल हूँ। चलें, थैंक यू।